13 अप्रैल 1984 ये वो दिन था जब भारत के वीर सैनिक ऑपरेशन मेघदूत को सफल करने के लिए बर्फ की मोटी चादर से ढकी सियाचिन की पहाड़ियों के लिए निकल पड़े थे। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे भारत के जाबाज सिपाहियों ने हजारों किलोमीटर की ऊंचाइयों पर एग्जीक्यूट किया था। वो ऊंचाई जहां ना कोई इंसान, ना कोई जानवर और ना कोई पेड़ पौधे पाए जाते थे। सफेद चादरों में लिपटी बर्फ की पहाड़ियों से सूरज की रोशनी टकराने के कारण अगर ज्यादा देर तक बर्फ को देखा जाए तो आंखें खराब हो सकती थी। यहाँ लड़ना तो दूर, सांस लेना भी एक बड़ी बात थी। ऊंचाई के कारण टेम्परेचर -70 डिग्री तक भी चला जाया करता था। ठंड इतनी थी कि शरीर की हड्डियां भी गल जाए। ऐसी कठोर और गंभीर परिस्थिति में भी भारत के वीर पीछे नहीं हटे और डटकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। ऑपरेशन को पूरा करने के लिए इस वक्त भारतीय सैनिकों के सामने दुश्मन तो नहीं था, लेकिन दुश्मन के रूप में सियाचिन का डिफिकल्ट टेरेन और वहां की वेदर कंडीशन जरूर थी। पर खुद पर विश्वास रखते हुए सैनिक आगे बढ़ते रहे। इस ऑपरेशन के दौरान सभी सैनिकों को अलग अलग टुकड़ियों में बांटा गया था, जिससे वो सियाचिन ग्लेशियर के साल्टोरो रिज की सभी हाईएस्ट पीक्स पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर सके। लेकिन तभी एक तूफान आता है जो इंसानों पर कोई तरस नहीं करता। ये तूफान कोई ऐसा वैसा तूफान नहीं था, बल्कि बर्फ का एक ऐसा तूफान था जिसने भारतीय सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया था। इस तूफान के कारण इंडियन आर्मी का आर्मी हेडक्वार्टर से कनेक्शन टूट गया और भारतीय सैनिकों को बर्फ से होने वाली बीमारियों और परेशानियों ने घेर लिया। ऐसे में भारतीय वीरों के पास दो रास्ते थे। पहला, या तो वो गिव अप कर वापस लौट जाए, और दूसरा वो यही रहकर अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दे। लेकिन भारतीय वीरों ने दूसरा रास्ता चुना और सियाचिन पर अपने देश के नाम का झंडा हमेशा के लिए गाड़ दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए सियाचिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जानने से पहले आपको इस ग्लेशियर के बारे में जानना जरूरी है। सियाचिन एक ऐसा ग्लेशियर है जो ट्रांस हिमालयंस की ईस्टर्न काराकोरम रेंज में लोकेट करता है। ये ग्लेशियर पॉइंट NJ 9842 के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, जहां इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म होती है। 76 किलोमीटर लंबा होने के कारण सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम में लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड के नॉन पोलर एरियाज में सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर माना जाता है। इस ग्लेशियर का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल है, जो कि सी लेवल से करीबन 18,911 फीट ऊंचा है। इसका सबसे निचला हिस्सा भी 11,000 फीट ऊंचा है और हाईएस्ट मैन्ड पोस्ट की ऊंचाई 22,000 फीट ऊंची है। इन सब के अलावा सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटलफील्ड के रूप में जाना जाता है, जो वेस्ट में साल्टोरो रिज और ईस्ट में काराकोरम पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। सियाचिन भारत के लिए कई मायनों में जरूरी है। इस लोकेशन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही भारत ने ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया था। अपनी ऊंचाई के कारण ये ग्लेशियर सेंट्रल एशिया में एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच इस ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस इसकी बाउंड्री के कारण ही है। सियाचिन ग्लेशियर सेंट्रल एशिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट से अलग करता है। वही इसके एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की, जिस कारण अगर कभी भी पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करता है तो पाकिस्तान को चीन से सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी और साथ ही लद्दाख रीजन एंड लेह श्रीनगर हाईवे पर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक निगरानी भी बढ़ जाएगी, जिस कारण भारत के लिए एक सीरियस थ्रेट पैदा हो जाएगा, जिसका एक एग्जाम्पल हमें कारगिल वॉर के दौरान देखने को मिला था, जब पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ कर कारगिल के कई स्ट्रैटेजिक पीक्स को कैप्चर कर लिया था। जनवरी 2020 में देन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सियाचिन को वह प्लेस बताया था जहां से चीन और पाकिस्तान की मिली भगत से भारत को सबसे अधिक खतरा था। ईस्टर्न लद्दाख में चीन के साथ 2020 के क्लैशेस और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव ने सियाचिन के इंपॉर्टेंस को और अधिक जटिल बना दिया है। सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान और चाइना के बीच भारत के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैरियर के रूप में खड़ा है, जिस कारण दोनों ही देश भारत के साथ वॉर के दौरान बैकलैश फील कर सकते हैं। साल्टोरो रिज पाकिस्तान और चाइना के बीच एक डिवीजन के रूप में काम करता है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को चीन के साथ सीधे जुड़ने से रोकता है। इसी कारण साल्टोरो रिज की ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत ने 1984 में उनकी सभी ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया था। सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज की पहाड़ियों पर कब्जा करने के कारण भारत आसानी से पाकिस्तान और चाइना के एरिया पर 24 घंटे नजर रख सकता है। यानी फ्यूचर में अगर कभी भी इन दोनों देशों में से कोई भी देश भारत की ओर मार्च करता है तो भारत पहले से ही अलर्ट हो जाएगा। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर को इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर भी माना जाता है। यहीं से नुब्रा रिवर निकलती है और आगे चलकर इंडस रिवर में मिल जाती है।
इंडस रिवर पाकिस्तान के पंजाब प्लेन्स के लिए एक इम्पोर्टेंट वाटर सोर्स है जो वहाँ के एरियाज को इरिगेट करने के लिए काफी जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस रिवर को लेकर एक ट्रीटी भी है जिसे इंडस वाटर्स ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच निकलने वाली इस रिवर के सोर्स पर भारत का कब्जा होगा तो आने वाले समय में किसी भी वॉर की सिचुएशन में भारत अपनी शर्तों को पाकिस्तान के सामने रख सकता है। नॉलेज के साथ साथ अगर आपको अपने बिजनेस को भी उड़ान देनी हो तो ओडू डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बिजनेस चलाना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ आपको मार्केटिंग, कस्टमर्स और इन्वेंट्री को मैनेज करने के साथ साथ इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग और ऑर्डर ट्रैकिंग जैसे तमाम काम करने होते हैं, जिसमें आपका कीमती समय और अच्छा खासा पैसा लगता है, क्योंकि इन सब के लिए आपको अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत पड़ती है। और यहाँ ओडू आपके बिजनेस के डेली ऑपरेशन को आसान करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सकता है। ओडू एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां आपको 70+ एप्स मिलेंगी जो डेली बेसिस पर आपके बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट को मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। यहाँ पर आप CRM, सेल्स, इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लेकर ह्यूमन रिसोर्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट तक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आप खुद से अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। यही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड UI UX की वजह से इसकी एप्लीकेशंस को कोई भी आसानी से यूज कर सकता है, वो भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। ओडू के किसी भी एक एप्लीकेशन को आप लाइफ टाइम फ्री में यूज कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड यूजर्स, होस्टिंग और सपोर्ट के साथ। इसके साथ आप अपने पूरे बिजनेस को बस एक ही प्लेटफॉर्म से चला सकते हैं। चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, स्टार्टअप हो या कोई मिड साइज बिजनेस हो, ओडू हर किसी के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस है। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को विजिट करें। देखा जाए तो आजादी के कई सालों बाद तक भी सियाचिन पर किसी भी देश का कब्जा नहीं था। इस एरिया की हार्श एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को देखते हुए कभी किसी देश को लगा भी नहीं कि सी लेवल से हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर सैनिक भेजने की जरूरत है। लेकिन उम्मीद से परे पाकिस्तान ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसे देखते हुए भारत ने ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया था। सियाचिन डिस्प्यूट का बैकग्राउंड भी इसकी लोकेशन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही हुआ। पाकिस्तान इस एरिया की इंपॉर्टेंस को काफी अच्छे से समझता था और इसी कारण उसने इस एरिया को अपना बनाना चाहा, लेकिन तभी बीच में भारत आ खड़ा हुआ। दरअसल हुआ यूं था कि आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जब पहला वॉर हुआ तो युद्ध पर विराम लगाते हुए दोनों देशों के बीच 1949 में कराची एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जम्मू एंड कश्मीर के मैप्स पर साउथ में मानावर से लेकर नॉर्थ में खोर तक एक सीज फायर लाइन तय की, जिसके हिसाब से दोनों देशों की एग्जैक्ट बाउंड्री तय की गई। लेकिन बाउंड्री बनाते समय दोनों ही देशों ने अंग्रेजों की तरह सियाचिन वाले एरिया को इग्नोर कर दिया, जिसका कारण वहां का एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड डिफिकल्ट टेरेन ही था। हालांकि इसके बाद 1965 में एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। इस बार भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट को प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट आयूब खान ने साइन किया था, जिसके हिसाब से सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम मिला और सियाचिन वाले एरिया को नो मैन्स लैंड का नाम मिला। इसके बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में वॉर होती है, जिसके बाद 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच एक पीस ट्रीटी साइन की जाती है, जिसे शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों देशों ने नॉर्थ में NJ 9842 पॉइंट तक अपनी बाउंड्री को एक्सेप्ट किया और उसके बाद वाले एरिया यानी सियाचिन ग्लेशियर को किसी भी देश के मैप में लोकेट नहीं किया गया और इन्हें अनमार्क्ड छोड़ दिया गया। हालांकि इस वक्त भारत 1947 के जम्मू एंड कश्मीर एक्सेशन एग्रीमेंट और 1949 के कराची एग्रीमेंट के आधार पर सियाचिन वाले एरिया पर अपना दावा करता है, जो NJ 9842 से आगे सीज फायर लाइन को नॉर्थवर्ड्स टू द ग्लेशियर्स तक डिफाइन करता है। दूसरी ओर पाकिस्तान साल्टोरो रिज से आगे और सियाचिन से आगे के एरिया को अपना क्लेम करने के लिए इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हुए बताता है कि सियाचिन से नॉर्थ ईस्ट वर्ड्स तक उसका एरिया है। इस बीच पाकिस्तान कई बार इस बात का दावा करता रहा कि उसकी बाउंड्री लाइन केवल पॉइंट NJ 9842 पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि नॉर्थ में काराकोरम पास तक जाती है, जो चाइना की बाउंड्री पर पड़ता है। पर भारत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। भारत का मानना था कि सियाचिन वाला एरिया वैकेंट है और वहाँ किसी का कब्जा नहीं है और पाकिस्तान की बाउंड्री केवल साल्टोरो रिज तक ही है। इस डिस्प्यूट को कई सालों तक नहीं सुलझाया गया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत को शॉक कर दिया।
दरअसल पाकिस्तान हमेशा से सियाचिन वाले एरिया को अपना बनाना चाहता था और इसके लिए पाकिस्तान ने अपने दावों में विश्वसनीयता जोड़ने के लिए सियाचिन के अनक्लेम्ड रीजन को अपनी टेरिटरी का हिस्सा बनाने का एक सुनहरा मौका देखा, जिसके तहत 1970 और 1980 के दशक में पाकिस्तान ने अपनी ओर से माउंटेनियर्स के लिए माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस को शुरू कर दिया और अपनी साइड से सियाचिन रीजन के कई पीक्स को क्लाइंब करने की परमिशन देने लगा। पाकिस्तान के इस एक्शन को देखकर भारत अलर्ट हो गया, क्योंकि अगर अनऑथोराइज्ड एरिया में पाकिस्तान माउंटेनियर्स को क्लाइंब करने की परमिशन देता रहा तो ऑटोमेटिकली वो एरिया पाकिस्तान के पोजीशन में आने लगता। भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब देते हुए 1978 में एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन को प्लान किया, जिसके तहत भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट और वेस्ट साइड में सीरीज ऑफ पीक्स को क्लाइंब करवाना शुरू कर दिया। इस माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन को संभालने की जिम्मेदारी कर्नल नरेंद्र बोल कुमार को दी गई, जो इंडियन आर्मी के एक वेल नोन माउंटेनियर थे। इस एक्सपीडिशन के दौरान साल्टोरो कांगरी, इंदिरा कॉल और अप्सरासिस कांगरी जैसी तमाम पीक्स को क्लाइंब किया गया था। साथ ही अब इंडियन आर्मी सियाचिन के एरियाज में अपने माउंटेनियर्स को लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स करने के लिए भी भेजने लगी। लेकिन तभी कर्नल नरेंद्र ने एक मैप में कुछ ऐसा नोटिस किया जिसके बाद केवल एक्सपीडिशन और पेट्रोलिंग से ही काम नहीं चलने वाला था और अब भारत को कठोर कदम उठाने का समय आ गया था। दरअसल 1977 में कुछ जर्मन माउंटेनियर्स भारत से साल्टोरो रेंज को क्लाइंब करने के लिए परमिशन लेने के लिए आए थे। साल्टोरो रेंज को क्लाइंब करने का रास्ता पाकिस्तान की ओर से आसान था, लेकिन भारत की ओर से काफी कठिन। हालांकि फिर भी अपने क्लाइंब को एक नया चैलेंज देने के लिए इन माउंटेनियर्स ने भारत की ओर से चढ़ने का रास्ता चुना था। पर परमिशन देने के लिए जब इन माउंटेनियर्स की कर्नल नरेंद्र से मुलाकात हुई तो कर्नल नरेंद्र ने जर्मन्स के पास मौजूद मैप में बहुत बड़ी गलती देखी। जर्मन्स के पास जो मैप था उसमें सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान का पार्ट बताया गया था। ये देखकर कर्नल नरेंद्र चौकन्ने हो गए और उन्होंने बात की गंभीरता को समझते हुए मैप को जर्मन से खरीद लिया। इसके बाद कर्नल नरेंद्र ने देर ना करते हुए फौरन लेफ्टिनेंट जनरल एमएल छिब्बर को पाकिस्तान के इस नापाक कदम के बारे में आगाह किया। लेफ्टिनेंट जनरल एमएल छिब्बर और कुछ बड़े अधिकारियों ने सभी पुराने मैप्स को स्टडी किया, जिसके बाद भारत को समझ आ गया कि मैप पर लाइंस गलत ड्रॉ की गई है और पिछले 15 सालों से सियाचिन को पाकिस्तान का पार्ट दिखाया जा रहा है। ये जानने के बाद मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मच गया था। सभी सोच में पड़े थे कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या होने वाला है। तभी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आर्मी को पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबील के बारे में बताया। यह ऑपरेशन सियाचिन के एरिया पर कब्जा करने के लिए लॉन्च किया जाना था। इस ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी भी सियाचिन पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए प्लान बनाने लगी। इस प्लान को ध्यान में रखते हुए कर्नल नरेंद्र ने आर्मी हेडक्वार्टर्स को एक सुझाव दिया। उन्होंने सियाचिन रीजन में भारत की एक परमानेंट पोस्ट बनाने की बात कही। सभी को कर्नल नरेंद्र का ये आइडिया काफी पसंद आया और इसी कारण कर्नल नरेंद्र को सेवियर ऑफ सियाचिन के नाम से सम्मानित किया गया। अब भारत सियाचिन वाले रीजन को अपने कंट्रोल में लाने के लिए प्लानिंग करने लगा। सबसे पहले सियाचिन को कैप्चर करने का आइडिया आर्मी हेडक्वार्टर्स में डिस्कस किया गया। बेशक सियाचिन को कैप्चर करना आसान नहीं था, लेकिन भारत किसी भी हाल में सियाचिन रीजन को पाकिस्तान के हाथों में नहीं सौंप सकता था, जिस कारण देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अरुण वैद्य, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और इंदिरा गांधी ने सियाचिन में एक ऑपरेशन को कंडक्ट करने की परमिशन दे दी। इस ऑपरेशन के तहत इंडियन आर्मी साल्टोरो रिज की सभी जरूरी और ऊंची पीक्स को कैप्चर करने वाली थी। प्लान की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले भारत ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया। इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि वो ग्लेशियर एरियाज में कुछ ट्रूप्स को डिप्लॉय करेंगे जो नॉर्दर्न लद्दाख रीजन और पैरामिलिट्री फोर्सेस से सिलेक्ट किए जाने थे। इन ट्रूप्स में अधिकतर ट्रूप्स को 1982 के एंटार्क्टिका ट्रेनिंग एक्सपीडिशन में से चूज किया गया था, क्योंकि इन ट्रूप्स को पहले से सियाचिन ग्लेशियर जैसी ठंड और टेरेन को झेलने की ट्रेनिंग मिली हुई थी। हालांकि इसी दौरान 1983 में पाकिस्तानी जनरल्स ने भी अपने ट्रूप्स को सियाचिन ग्लेशियर के एरियाज में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था, जिससे वो इस एरिया को कैप्चर कर सके। पाकिस्तान को डर था कि भारत अपने पहले भेजे गए एक्सपीडिशंस का इस्तेमाल करके सियाचिन ग्लेशियर के की रिजेस एंड माउंटेन पासेस को आसानी से कैप्चर कर लेगा, और इसलिए पाकिस्तान ने भारत से पहले ही अपने ट्रूप्स को ग्लेशियर पर भेजने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। हालांकि प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए पहले पाकिस्तानी ट्रूप्स को सियाचिन ग्लेशियर में इस्तेमाल होने वाले कपड़े और जूतों की जरूरत थी, जिस कारण उन्होंने लंदन के सेम उसी सप्लायर के पास अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया जो भारत को आर्कटिक वेदर गियर सप्लाई किया करता था। सेम सप्लायर को ऑर्डर देने के कारण ही पाकिस्तान सियाचिन को कैप्चर करने में नाकाम हुआ, क्योंकि जब भारत की ओर से लंदन के सप्लायर को सेम ऑर्डर दिया गया तो
उन्होंने ये कहते हुए भारत का ऑर्डर लेने से मना कर दिया कि उनके पास पाकिस्तान की ओर से पहले से ही एक बड़ा ऑर्डर है, जिस कारण वो अभी भारत को सप्लाई नहीं कर सकते। इंडियन आर्मी ये सुनकर चौकन्ना हो गई और उन्होंने अपने ऑपरेशन को और तेज कर दिया। इस ऑपरेशन को लेकर कई पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने हमेशा अपने बयान में कहा भी है कि वो केवल कुछ दिनों से सियाचिन की चढ़ाई करने में भारत से पीछे रह गए थे। अब इंडियन आर्मी ने देर ना करते हुए 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च करने का प्लान बनाया। इस ऑपरेशन को लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून की लीडरशिप में किया जाना था। इस ऑपरेशन के तहत साल्टोरो रिज पर कब्जा करने का काम 26 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर विजय चन्ना को दिया गया था, जिन्हें 10 से 30 अप्रैल के बीच ऑपरेशन शुरू करने का काम सौंपा गया था। कमांडर ब्रिगेडियर विजय चन्ना ने अपने ऑपरेशन को शुरू करने के लिए 13 अप्रैल का दिन चुना, क्योंकि उस दिन बैसाखी का दिन था और पाकिस्तान कभी ये नहीं सोच सकता था कि भारत बैसाखी के दिन किसी ऑपरेशन को लॉन्च कर सकता है। ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए इसकी प्रिपरेशन ट्रूप्स एंड सप्लाईज को एयरलिफ्ट करने के साथ शुरू हो गई। सप्लाईज को एयरलिफ्ट करने का काम इंडियन एयरफोर्स ने संभाला था। इस ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी ट्रूप्स को कई हफ्तों की ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी। इस ट्रेनिंग में सभी ट्रूप्स को आइस क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट, सर्वाइवल, फिजिकल फिटनेस और मेंटल रोबस्टनेस जैसी स्पेसिफिक चीजों की ट्रेनिंग मिली थी। इस ऑपरेशन की लीडरशिप लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल छिब्बर, लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून एंड मेजर जनरल शिव शर्मा को सौंपी गई। ऑपरेशन मेघदूत का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पाकिस्तानी आर्मी को सियाला एंड बिलाफोन ला को कैप्चर न करने देने का था। इस ऑपरेशन के तहत साल्टोरो रिज के 4 इंपॉर्टेंट पासेस को कैप्चर किया जाना था, जिनमें सियाला, बिलाफोन ला, ग्योंग ला एंड चुलुंग ला शामिल थे। इन सभी पासेस को कैप्चर करने का मतलब था इंदिरा कॉल पर कंट्रोल, जो सियाचिन का नदर्न मोस्ट पॉइंट है। पाकिस्तान को रोकने के लिए इन सभी पासेस को कैप्चर करना काफी जरूरी था और इसी कारण भारत ने कड़ी ठंड में भी इन पासेस को कैप्चर करने के लिए अपनी जी जान लगा दी। ऑपरेशन शुरू करने से पहले सभी ऑफिसर्स को उनका टास्क सौंपा गया। जनरल पीएन हून ने नदर्न कमांड और 15 कॉर्प्स को साल्टोरो रिज पर तैनात किया था। लद्दाख स्काउट्स और 4 कुमाऊं की भी एक टीम को MI-8 यूनिट एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर्स के साथ तैनात किया गया। कई चेन ऑफ कमांड्स बनाई गई। लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर चंद को टास्क फोर्स कमांडर बनाया गया और उनके साथ थे कैप्टन संजय कुलकर्णी, जो 4th कुमाऊं से बिलाफोन ला तक के हेड थे। मेजर AK बहुगुना लद्दाख स्काउट से सिया ला को हेड करने वाले थे और लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना ग्योंग ला में 19 कुमाऊं के साथ जाने वाले थे। इस पूरे ऑपरेशन का मेन टारगेट इंदिरा कॉल था, जो भारत के लिए सबसे जरूरी था। ऑपरेशन के फर्स्ट फेज में 13 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे सबसे पहले चीता हेलीकॉप्टर ने कैप्टन संजय कुलकर्णी और मेजर RS संधू के साथ बेस कैंप से बिलाफोन ला के लिए उड़ान भरी। हालांकि बिलाफोन ला पहुंचने तक विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी और टेम्परेचर भी काफी कम था, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर ने एक-एक करके पूरे 17 राउंड्स मारे और दिन तक सभी इंडियन ट्रूप्स को बिलाफोन ला तक पहुंचा दिया। सभी उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर्स में एयरफोर्स के IL-76, AN-12, AN-32, MI-17, MI-8 और चेतक हेलीकॉप्टर शामिल थे। बिलाफोन ला पर सभी 27 ट्रूप्स के उतरने के केवल 3 घंटे के अंदर ही भारत के एक सैनिक को हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा से जूझना पड़ा। हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा का शिकार हुआ ये सैनिक रेडियो ऑपरेटर था। हालांकि बिलाफोन ला पर पहुंचने के बाद ही कैप्टन कुलकर्णी की टीम और बाहरी दुनिया में कोई संपर्क नहीं हो सका, जिसका मेन कारण एक भयानक बर्फीला तूफान था। पूरे 3 दिनों तक तूफान का सामना करने के बाद 16 अप्रैल को भारतीय सैनिकों को कुछ मेडिसिन और बाकी की सहायता भेजी जा सकी। हालांकि तब तक एक सैनिक की हाइपोक्सिया के कारण मौत हो चुकी थी और बाकी के बचे सैनिकों की भी ठंड के कारण हालत खराब थी। सभी सैनिकों को फ्रॉस्ट बाइट की परेशानी देखी गई थी, लेकिन फिर भी बर्फ और तूफान का सामना करते हुए 15 अप्रैल तक सभी सैनिकों ने बिलाफोन ला पर कुछ कैंप्स बना लिए थे। इसके बाद 17 अप्रैल को 5 चीता और 2 MI-8 हेलीकॉप्टर्स ने सिया ला के लिए पूरी 32 उड़ानें भरी, जिसके बाद फाइनली बिलाफोन ला और सिया ला की चोटियों पर भारत का तिरंगा लहराने लगा। 17 अप्रैल तक लगभग 300 इंडियन ट्रूप्स ने सियाचिन ग्लेशियर के क्रिटिकल पीक्स एंड पासेस को कैप्चर कर लिया था। वही लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना ने 19 कुमाऊं के साथ ग्योंग ला की ओर अपनी चढ़ाई शुरू कर दी थी। इस चढ़ाई को धीरे गति से किया गया, क्योंकि ग्योंग ला साल्टोरो रिज की सबसे ऊंची और खतरनाक पीक थी।
इसे कैप्चर करना भी आसान नहीं था, लेकिन अपने विश्वास और मेहनत के साथ सभी लगातार अपने गोल की ओर बढ़ते रहे। चढ़ाई कर रहे सभी ट्रूप्स को लगा था कि वो जून के पहले हफ्ते तक ग्योंगला को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन 17 अप्रैल को ही पाकिस्तानी आर्मी का भी सियाचिन पर चढ़ाई करने का समय था, जिस कारण अब इंडियन आर्मी के ट्रूप्स उनकी नजरों में आने लगे थे। वैसे पाकिस्तान को इंडियन आर्मी के बारे में रेडियो यूज करने के कारण पहले ही पता चल चुका था। वो ऐसे कि जब भारत का एक जवान ठंड के कारण शहीद हो गया तो ट्रूप्स ने आर्मी हेडक्वार्टर से संपर्क करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया था, जिससे जवान की बॉडी को सही समय पर सम्मान सहित विदा कर दिया जाए। सभी सैनिक जानते थे कि ऐसा करने से पाकिस्तान को उनकी भनक लग जाएगी, लेकिन फिर भी उस वक्त उनके लिए जो जरूरी था उन्होंने वही किया। भारतीय सैनिकों के इस एक्शन से जिस बात का डर था वही हुआ। पाकिस्तान को उनकी मूवमेंट के बारे में पता चल गया था और उन्होंने साल्टोरो रिज के साथ बिलाफोन ला पर कब्जा करने के लिए एक फोर्स को तैयार किया। इस फोर्स का नाम बुर्जिल फोर्स था, जो ऑपरेशन अबाबील के तहत तैयार की गई थी। पाकिस्तान ने हमला करने के लिए 23 जून का दिन चुना और सुबह के करीब 5:30 बजे के आसपास पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना पर हमला हुआ। इस हमले की शुरुआत बिलाफोन ला से हुई, जहां कैप्टन कुलकर्णी अपनी फोर्स के साथ अपने पैर जमा चुके थे। बिलाफोन ला में अब तक भारत के कई कैंप्स थे, जिनकी मदद से भारत ने यहां अपनी तेज नजर बनाई हुई थी। निगरानी के लिए पास ही की एक चोटी पर घंटों के हिसाब से एक सैनिक को तैनात किया जाता था, जो आसपास के एरिया पर नजर रखता था। जिस दिन पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है, उस दिन निगरानी की ड्यूटी पर लैंस नायक चंचल सिंह थे। ड्यूटी के दौरान चंचल सिंह अचानक से बिलाफोन ला के नीचे पाकिस्तानी सोल्जर्स की हलचल को देखते हैं। ये देखते ही वो फौरन संजय कुलकर्णी को दुश्मन के अटैक की खबर देते हैं। खबर मिलते ही सभी भारतीय सैनिक अपनी अपनी पोजीशंस लेकर दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पाकिस्तान की फायरिंग काफी तेज और खतरनाक थी। इस फायरिंग के दौरान ही एक पाकिस्तानी सोल्जर लांस नायक चंचल सिंह पर गोली चला देता है। गोली लगने के कारण चंचल सिंह की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और वो शहीद हो गए। अपने सैनिक को मरता देख भारतीयों का खून खौल गया और उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाने की ठान ली। हमले में सबसे पहले एक भारतीय जवान ने उस पाकिस्तानी के सिर में गोली मारी, जिसने लैंस नायक चंचल सिंह को गोली मारी थी। कुछ समय के लिए सियाचिन जैसी हाइट पर भी गोलियां चलती रही, लेकिन भारत ने इस हमले में पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया। इस हमले में पाकिस्तान के 26 सैनिक मारे गए और भारत का केवल 1। यहाँ हारने के बाद भी पाकिस्तानी रुके नहीं और एक बार फिर जून में ही भारतीय सैनिकों पर हमला बोला। पर इस हमले में भी पाकिस्तान को भारत की ओर से करारी हार का सामना करना पड़ा। अगस्त 1984 में 2 और हमले किए गए, पर इन हमलों को भी भारतीय सैनिकों ने रौंद दिया और पाकिस्तान के 30 सैनिक मारे गए। इन सभी के बीच 5700 मीटर की ऊंचाई पर ग्योंगला पर भी कैप्टन डी.के. खन्ना और उनकी टीम ने जीत हासिल कर ली थी। भारत के साल्टोरो रिज की चारों पीक्स यानी सियाला, बिलाफोन ला, ग्योंगला एंड चुलुंग ला पर जीत हासिल कर ली थी और अब सियाचिन भारत का था। सियाचिन पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना भारत के लिए आसान नहीं था। यहाँ भारत के लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी दुश्मन नहीं बल्कि ठंड थी। वो ठंड जो आपके और हमारे जैसे लोग तो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। पर अपने साहस और परिश्रम से इंडियन आर्मी ने सियाचिन पर अपने देश का नाम उजागर कर दिया। इंडियन आर्मी ने जीत के कुछ समय बाद ही अपने सभी कैंप्स को परमानेंट पोस्ट में तब्दील कर दिया और लगातार यहाँ पर पहरा देने लगे। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना और सियाचिन के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के बीच एक ऐसी जंग थी जिसमें दुश्मन की गोलियों से ज्यादा वेदर कंडीशंस और ठंड के मारे हमारे जवान शहीद हो गए। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने सियाचिन को कैप्चर करने के लिए कई अटेम्प्ट्स किए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने ऐसा होने नहीं दिया। हालांकि अप्रैल 1986 में पाकिस्तान आर्मी बिलाफोन ला के साउथ में सियाचिन ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर वहां मिलिट्री पोस्ट को सेटअप कर कायद पोस्ट बनाता है, लेकिन पाकिस्तान की इस दुस्साहस के जवाब में भारतीय सेना ने जून 1987 में ऑपरेशन राजीव को लॉन्च किया और एक बार फिर पाकिस्तानी फोर्स को मार भगाया। इस ऑपरेशन को लीड करने वाले नायब सूबेदार बाना सिंह के सम्मान में कायद पोस्ट का नाम बदलकर बाना टॉप कर दिया। एक बार फिर 1987 में ही पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कायद पोस्ट को दोबारा से अपने कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन कायदत को लॉन्च किया, लेकिन इस बार भी भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन वज्र शक्ति को लॉन्च किया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। मार्च 1989 में इंडियन आर्मी ने चुमे ग्लेशियर की ओर देखने वाली पाकिस्तानी पोस्ट को कैप्चर करने के लिए ऑपरेशन आइबेक्स को लॉन्च किया था।
एक बार फिर 1992 में इंडियन आर्मी ने चुलुंग में बहादुर पोस्ट की रक्षा के लिए ऑपरेशन त्रिशूल शक्ति को लॉन्च किया। इस ऑपरेशन को लॉन्च करने का मकसद पाकिस्तानी असॉल्ट टीम का हमला था। बात यही नहीं रुकती, बल्कि एक बार फिर 1995 में बैटल ऑफ त्यागशी पोस्ट होती है, जिसमें पाकिस्तान इस बार साल्टोरो डिफेंस लाइन के सदर्न बॉर्डर्स में पड़ने वाली त्यागशी पोस्ट पर हमला करता है, लेकिन इस बार भी जीत भारत की ही होती है। इस पूरे ऑपरेशन के खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान भारत को सियाचिन में हराने के लिए कई और कोशिशें करता है, लेकिन उसे एक बार भी सफलता नहीं मिलती है। हर बार भारत वीरों ने पाकिस्तानी आर्मी को मार भगाया। ऑपरेशन मेघदूत के जरिए भारत ने पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए एरिया को वापस से जीत लिया था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि आज के समय में भारत सियाचिन ग्लेशियर के करीबन 76 किलोमीटर एंड 2500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कंट्रोल करता है। हालांकि पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल वॉर को भी इसी उम्मीद में छेड़ा था कि शायद वो सियाचिन को भी कैप्चर कर सके, लेकिन रिजल्ट तो आप सबको पता ही है। इस वॉर में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। सियाचिन पर कंट्रोल बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि सियाचिन की रक्षा भारत के सैनिकों का बलिदान मांगती है। जब से भारत ने यहाँ का कंट्रोल संभाला है, तब से आज तक करीबन 1000 भारतीय जवानों ने सियाचिन की रक्षा में अपने प्राण गंवाए हैं। यहाँ सैनिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हाई विंड्स, ऑल्टीट्यूड सिकनेस, फ्रॉस्ट बाइट एंड टेम्परेचर शामिल है। लेकिन अपने देश की सुरक्षा के लिए हमारे जवान हर चुनौती को झेलने के लिए तैयार है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो लाइक कर दे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।